Hi friends, welcome again to my channel Team Believers. So, very first thing today we are covering anxiety disorders. What is anxiety and what are the types of anxiety disorders? तो सबसे पहले anxiety disorder होता क्या है? ओके, एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी इज़ अ काइंड ऑफ फियर, एग्रेशन, हमारा किसी भी तरह का डर है। अच्छा, फियर जो है इसे हम कहते हैं फोबिया इन द साइकोलॉजिकल टर्म। ओके, जो फोबिया है वो एक तरह का डर है, बट दैट इज़ एक्सट्रीम लेवल ऑफ फियर। फोबिया इज़ वॉट? एक्सट्रीम लेवल ऑफ फियर विच कैन बी अनरियलिस्टिक, विच कैन बी एक्सेसिव, जो मैंने कहा एक्सेसिव, एक्सट्रीम लेवल, एंड इट इज़ अनरियलिस्टिक एंड इट कैन बी इरेशनल। इरेशनल मतलब कोई भी इस तरह का डर जो कि हम किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, या जो सिचुएशन है हमारी उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक एक्सट्रीम लेवल का फियर, जो कि बिना किसी रीज़न के दिख जाए। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फियर और फोबिया। ओके, फिर उसके बाद में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि फोबिया हो गया, फिर और भी हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत सारे हैं, है ना, सिम्टोमेटिक एंड वो सब बहुत सारे हैं, और फोबियाज़ में भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पैनिक डिसऑर्डर है, ओसीडी है, देन पीटीएसडी है, दैट इज़ पोस्ट ट्रोमा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एंग्जाइटी आपको समझ में आया? एंग्जाइटी क्या होती है? एक एक्सट्रीम लेवल का फियर या एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा। ठीक है, उसे हम एंग्जाइटी कहेंगे। अच्छा, नाउ यू विल से कि एंग्जाइटी तो हमें रोज़ होती है, या गुस्सा थोड़ा बहुत तो सबको ही आता है, बट दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली एंग्जाइटी। मीन्स वो दैट एंग्जाइटी है, बट वो हाई इतना एक्सट्रीम लेवल की नहीं है ना। तो डिसऑर्डर में कब वो कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, जब वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। लाइक जैसे मैंने कहा फोबिया, या हमने दूसरे पीटीएसडी बोल दिया, तो वो कोई भी हमने ऐसा कुछ हमारे साथ होता है सर्कमस्टेंसेस में, कुछ ऐसा जिसकी वजह से एक सदमा लग जाता है ना, एक ट्रॉमा लग जाता है। तो ट्रॉमा के बाद में होने वाला जो भी एंग्जाइटी है, उस चीज़ से डर, किसी भी चीज़ से डर, घबराहट, किसी भी सिचुएशन में जाने का घबराहट होती है, दैट कम्स ऑल अंडर इन एंग्जाइटी। एक और फैक्टर है इसमें, दैट इज़ कि किसी की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, वो भी उसके एंग्जाइटी का या फोबिया का रीज़न बन सकता है। ठीक है, से सपोज़ आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी खुद से बहुत ज़्यादा हैं एंड आप रियलिस्टिक नहीं सोचते हो, आपकी सिचुएशन जो है, आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं, आप जहाँ रहते हो उस अकॉर्डिंग आप जो मे बी आप जो लाइफ में पाना चाहते हो वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो, मतलब बहुत ज़्यादा मांग, खुद से आशाएं हो आपकी, कि बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आई वॉन्ट टू बी दिस और दैट वो समथिंग। तो वो चीज़ अगर आप अचीव करना चाहोगे तो आपको पता है उसमें कितना सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, कितना सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, एंड प्लस उसके साथ में बहुत टाइम भी चाहिए, एंड सेल्फ के प्रति क्या बोलते हैं, एक हेल्दी पॉजिटिव व्यू पॉइंट भी चाहिए, है ना, कि आप पॉजिटिव रहो हमेशा, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग इनफ रखो कि कोई भी सिचुएशन आए, आई एम गोइंग टू फेस इट, है ना। तो वो सिचुएशन, वो अगर आपने अपने अंदर एक डेवलप कर लिया, तो उसके बाद में जो है किसी भी तरह की एंग्जाइटी है वो आपको नहीं लग सकती, आपको वो डिसऑर्डर नहीं टच कर सकता। बट होता क्या है, जब हम एक अनरियलिस्टिक, कोई भी पर्सन जब वो एक अनरियलिस्टिक व्यू पॉइंट रखते हैं कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस, वॉट एवर थिंग इज़, आई वॉन्ट टू अचीव, आई वॉन्ट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, तो आपको पता होना चाहिए, पर्सन शुड नो कि उसके बीच में क्या क्या आपको ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। नहीं पता है तो आप स्टेप बाय स्टेप उनको फेस करेंगे। तो जब आप उन चीज़ों को लाइफ में स्टेप बाय स्टेप फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपका इतना अंदर से आपका स्ट्रेंथ चाहिए आपको कि आप उसको फेस कर सको, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी सिचुएशन आई उसने आपको तोड़ दिया, तो वो डिसऑर्डर्स आएंगे फिर। इसीलिए अपने आप को, खुद को बात करनी है, खुद को बोलना है कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दिस सिचुएशन, राइट। तो ये डिसऑर्डर्स के साथ साथ मैं आप लोगों को माइंड साइकोलॉजी भी बताती जा रही हूँ कि किस तरह से ये साइकोलॉजी काम करती है,
कि एक्चुअली ये हम पर किस तरह से डिसऑर्डर्स हावी होते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे पहले के टाइम पे तो इतने डिसऑर्डर्स नहीं होते थे, ये अभी क्यों इतने डिसऑर्डर्स होने लगे हैं, है ना। सेम थिंग आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग व्हेन आई वॉज इन माई बैचलर्स एंड माई मास्टर्स, कि पहले नहीं होता था, अभी क्यों इतना होने लगा है। रीज़न बीइंग कि हम जो है ना ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, कॉन्शियस हो गए हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं अभी, और उसके अलावा कॉन्शियस जो पहले भी थे, और हाँ अचीविंग जो है एक्सपेक्टेशंस जो है सेल्फ से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं अब, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है ना। और प्लस में हमारा जो है सेल्फ का हमारा जो एनवायरनमेंट बन गया है, हमारी फैमिलीज़ जिस तरह की हो गई हैं अभी, हमें सबको पता है कि फैमिली कैसी हो गई है ना। और उस वजह से मीन्स हम सब अभी अलग अलग रहना पसंद करते हैं, उस वो भी रीज़न आते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, बट जब भी डाउन्स आएंगे तब हमें फैमिली ही सबसे ज़्यादा, फैमिली की ही रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होनी चाहिए उस टाइम पे। अच्छा, नहीं होती है तो हम डिसऑर्डर से गिरते हैं। हमें शेयर करने वाला कोई होना चाहिए, वो नहीं हो तो उस वजह से। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इस चीज़ में बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, आई एग्री कि होते हैं, बट बहुत कम होते हैं। आई डोंट डिनाई, वो भी होते हैं बट बहुत कम होते हैं। एंड मेरा व्यू पॉइंट है ये पर्सनल। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, सोशल जो आपकी लाइफ है, आप कितने सोशल हो या असोशल हो, एंटी सोशल पर्सन हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और आपका बिहेवियर जो है, आपकी पर्सनालिटी जो है, आप एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, बहुत सी चीज़ें आएंगी आगे बाद की क्लासेस में, ठीक है। कमिंग बैक टू एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, क्या होते हैं। एंग्जाइटी समझ आ गया, एक तरह का फियर है ना, या फिर कोई भी ट्रॉमा, कोई भी सिचुएशन से आप फेस किया हो आपने, तो वो सब मिला के हमारी एंग्जाइटी में ऐड हो सकता है, अगर हम ऐड करें तो। अदरवाइज़ ये हमें अफेक्ट भी नहीं करता, ठीक है। तो क्लास ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच द मोस्ट डोमिनेंट सिम्टम इज एक्सेसिव एंड अनरियलिस्टिक एंग्जाइटी। एक ऐसा क्लास है, डिसऑर्डर्स का क्लास है, मतलब इसको एक टाइप में पूरा डिवाइड कर दिया है, एक टाइप है जिसके अंदर बहुत सारे सब टाइप्स डाले हुए हैं। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक पूरा एक कम्युनिटी की तरह है। तो ये इसका जो मोस्ट डोमिनेंट सिम्टम है दैट इज़ अनरियलिस्टिक एंग्जाइटी एंड एक्सेसिव। मैंने बोला इस तरह की एंग्जाइटी जो बहुत अनरियलिस्टिक है, कि आप किसी को जो आपके आसपास है, सोशली जो पर्सन है, आपकी फैमिली है या फ्रेंड्स है, वॉट एवर, उन लोगों को देखकर समझ ही नहीं आएगा कि आप क्यों इतनी आपको एंग्जाइटी हो रही है, क्यों आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आएगा, वो अनरियलिस्टिक हो जाएगी। जब ये लेवल आ जाता है एंग्जाइटी का, एक्सट्रीम लेवल, तब हम इसे डिसऑर्डर में काउंट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये डिसऑर्डर में काउंट नहीं होता है, ओके, क्योंकि रेगुलर डेली लाइफ में हमें थोड़ा बहुत एंग्जाइटी तो होता ही है ना। चलिए, तो इट कैन टेक स्पेसिफिक फॉर्म्स, कैन बी फियर और जनरल इमोशन। इट कैन टेक स्पेसिफिक फॉर्म्स, मैंने जैसे बोला ये एक पूरा एक कम्युनिटी है डिसऑर्डर्स का, एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी किसी भी तरह का उसका फॉर्म ले सकती है, रूप ले सकती है उसका, है ना। वो एक फियर की वजह से भी एंग्जाइटी हो सकती है, और एक जनरल इमोशन भी हो सकता है हमारा एंग्जाइटी। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा मूड अप नहीं है, मेरा मूड बहुत डाउन है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो इट्स जनरल इमोशन, है ना। Someone has a specific emotion and don't know the reason, like मैंने बताया अभी कि मेरा मूड डाउन है बट पता नहीं क्यों डाउन है, कोई भी रीज़न हो सकता है उसका। कभी कभी हम हमारे बायोलॉजिकली हम वीक फील होते हैं, इसीलिए भी हमारे इमोशंस डाउन हो जाते हैं, और कभी कभी हम किसी बात से इमोशनली डाउन हो जाते हैं, इस वजह से भी वो हमारे हमारे फिजिकल बॉडी पर इफ़ेक्ट डालता है, राइट। जैसे कि हमने कहा है कि हमारा बॉडी जो है वो इंटरकनेक्टेड है, बॉडी माइंड सोल इंटरकनेक्टेड है। तो एक चीज़ पर अगर इफेक्ट आता है, लाइक हमारी इमोशंस पे, हमारे माइंड पे इफेक्ट आ रहा है, तो उसके साथ साथ हमारी फिजिकल बॉडी पर, हमारी सोल पर भी उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, राइट। चलिए, तो ये हमने बोल दिया कि स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं, इसके बहुत सारे फॉर्म्स में ये चेंज हो सकता है एंग्जाइटी। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की एंग्जाइटी है, और वो टाइप की जो एंग्जाइटी है वो किस रीजंस की वजह से आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, फोबिक डिसऑर्डर्स। अब जैसे कहा हमने, उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं। तो फोबिक डिसऑर्डर्स मीन्स फोबिया। फोबिया इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंड फोबिया जो है उसमें भी बहुत सारे टाइप ऑफ फोबिया होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पहले फोबिया वाला पार्ट। इट इज़ स्पेसिफिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इट इज़ एन परसिस्टेंट इर्रेशनल फियर। अगेन आ गया इर्रेशनल फियर, परसिस्टेंट इर्रेशनल फियर। व्हाट इज़ फोबिया? फोबिया इज़ एन
persistent irrational fear. This something might be an object or any situation when fear gets out of the hand. Okay, फोबिया का मैंने मीनिंग ही बता दिया, फियर होता है, डर होता है। एक persistent irrational, persistent मीन्स जो कि सपोज़ आज मुझे डर लग रहा है, किसी भी रीज़न से मुझे फियर फील हो रहा है, फियर किसी भी चीज़ का, तो ऐसा नहीं कि कल मैं उस चीज़ से नहीं डरूँगी। परसिस्टेंट है मतलब जैसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, है ना, इट इज़ कंसिस्टेंट विद टाइम। लाइक आज मुझे अगर फियर फील हो रहा है तो कल भी उसी चीज़ का मुझे फियर है, एंड फॉर लॉन्ग टाइम। ये सपोज़ ये एक दिन के, 2 दिन का, 5 दिन का, महीने का, या 6 महीने या साल का भी एक फियर हो सकता है। और अगर इसका कोई इलाज नहीं किया जाता, कोई मेडिकल कोई हेल्प नहीं ली जाती है, अगर इस पर क्लिनिकल हेल्प, तो ये पूरी लाइफ टाइम के लिए भी फियर इस टाइप के हो सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो ये परसिस्टेंट है। और इरेशनल मैंने समझा ही दिया कि इसका कोई हमें रीज़न समझ नहीं आता, कोई लॉजिक नहीं होता है इसके। आप बोलोगे ये सिचुएशन में ये क्या हुआ सडनली, हंसते खेलते मूड में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सडनली एक पर्सन कैसे इरेशनली बिहेव करने लगता है ना। दिस ओके। अच्छा, अभी ये जो फियर है, हमने कहा ये फियर है, ये किस चीज़ का है? इट माइट बी ऑफ ऑब्जेक्ट और एनी सिचुएशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी चीज़, मैंने बोला ऑब्जेक्ट का, थिंग का फियर हो सकता है, और किसी सिचुएशन का भी हो सकता है। सपोज़ कुछ लोग होते हैं जिनको कि सोशल होना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, बट एक एक्सट्रीम लेवल तक जब ये चीज़ जाती है कि आप बिल्कुल ही सोशल होना पसंद नहीं करते, है ना, तो वो आपका नेचर या आपका पर्सनालिटी का एक वो नहीं रहता, आपका बिहेवियर नहीं रहता। वो एक एक्सट्रीम लेवल हो जाता है जब आप किसी से बिल्कुल मिलना ही पसंद नहीं करते। तो वो एक तरह का तो वो सिचुएशन जो है उससे आपको फियर होता है कि आप सोशल लोगों से अगर मिलने जाते हैं तो वहाँ पे आप डर फील करने लगते हैं। तो कुछ होते हैं ना, वो बोलते हैं होम सिकनेस। कुछ लोगों को होम सिकनेस होती है, उन्हें घर पे रहना ही पसंद होता है, उन्हें बाहर निकलना पसंद नहीं होता है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इनको शायद घर से बाहर निकलने पे डर लगता है और वो अपने कंफर्ट जोन में फील करते हैं अपने घर में रहने पे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। व्हेन फियर गेट्स आउट ऑफ हैंड, जब फियर हमारे हाथ से निकल जाता है तो वो क्या बनता है? एक फोबिक डिसऑर्डर बनता है, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल दिया है, व्हेन समवन सीज अ स्नेक इट इज़ अ सिंपल फियर। जब कोई स्नेक देखता है, एक बार देख लिया तो ओके, डर लगा, मुझे भी डर लगेगा, आपको भी डर लगेगा स्नेक पे देखना, जो कि यूजुअली हमें दिखते नहीं है, तो हम उनसे थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं वो हमें बाइट ना कर ले। बट इफ दैट पर्सन जनरेट्स अ परसिस्टेंट फियर ऑफ स्नेक that he cannot avoid the picture of snake as well as he starts sweating and trembling लिखा है, trembling एट सीइंग इट। अब क्या होता है, एक दिन मैंने स्नेक देख लिया, इट्स ओके। अब वो जब मैंने फियर देख लिया, उसका मेरे माइंड में इतना डर बैठ जाता है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली मैं उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, मैं उस स्नेक के बारे में सोच रही हूँ, और मैंने अपने अंदर उस चीज़ को लेके, स्नेक को लेके एक डर बिठा दिया है ना, कि ये मुझे बाइट कर देता, मुझे बाइट कर सकता है। तो वो क्या होगा, वो हमारे उसके स्नेक को लेके जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस जनरेट कर देता है कि हम इवन उसका पिक्चर भी देखें, आप फोटो देख लो या आप कहीं टीवी में देख लो, कहीं भी आप स्नेक देख लोगे ना, तो आप उसे देख के एकदम स्वेटिंग चालू हो जाएगी, ट्रैम्बलिंग, आप शिवरिंग चालू हो जाएगी, आपके पसीने पसीने हो जाओगे। तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ फोबिया। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फोबिया। अब मैंने बोला कि एंग्जाइटी में एक फोबिया है एंड और भी टाइप्स हैं, तो अभी हम पहले फोबिक डिसऑर्डर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगेन याद रखना है, फोबिक डिसऑर्डर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। तो टाइप्स ऑफ फोबिया, देयर आर 3 टाइप ऑफ फोबियाज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। हमें पता है DSM क्या है, DSM का अभी 4th 5th रिविजन जो है अभी चल रहा है ना। और यहाँ पे जो दे रखा है DSM के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ फोबियाज़ बताए गए हैं। तो हमें ये 3 टाइप ऑफ फोबिया ही ध्यान रखने हैं मेन। द वेरी फर्स्ट इज़ सोशल फोबिया, जिसे हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। सोशल फोबिया जो मैंने पहली बात कही कि हम पर्सन जो है वो इंडिविजुअल, ही डोंट लाइक टू गो आउट इन द सोसाइटी, ही डोंट लाइक टू मीट विद द पीपल्स,
रीज़न बीइंग इज़ कि वहाँ पे उसे डर लगता है बहुत, ठीक है। फियर ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स और बीइंग इन सोशल सिचुएशन, तो इंटरेक्ट करना, लोगों से बातचीत करने में डर लगता है। सोशल सिचुएशन में वो कुछ भी अनकंफर्टेबल फील करते होंगे, ये लाइक भीड़ में जाके कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, भीड़ में, है ना, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो पसंद नहीं आता है। अफ्रेड ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड एंड अवॉइड एम्बेरेसिंग, सो दे आर सेल्फ कॉन्शियस। अच्छा, ये पॉइंट ध्यान रखने का है कि सोशल फोबिया जो है वहाँ पे पर्सन जो है सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं सेल्फ कॉन्शियस? मे बी सपोज देख लीजिए, यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको कि पहले कोई ऐसा कुछ उसके साथ हो सकता है कि कोई सिचुएशन हुई हो कि जिसमें उसने बहुत उसको ह्यूमिलिएट किया गया हो, है ना, और उसने खुद के लिए बहुत ख़राब फील किया खुद के लिए। जब तक दूसरे उसको फील करा रहे हैं तब तक ठीक है, बट वो अगर खुद इस तरह से एम्बेरसिंग फील करना स्टार्ट कर दे फॉर सेल्फ कि यार मुझे तो वहाँ पे बहुत ख़राब लगा था, बहुत ख़राब तरह से मेरे साथ ट्रीट किया गया, और खुद पर जब एक मर्सी, एक पिटी वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाए ना, तो वो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। तो वो एक एंग्जाइटी हो जाती है किस में जाने की, सोसाइटी में निकलने की, लोगों से मिलने की, बात करने की, तो वो उससे डरने लग जाते हैं। मीन्स हर एक ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना जिससे कि उनको फोबिया होता है, उनको एक डर सा फील होता है। वो कोई नॉर्मल फोबिया नहीं है, वो ऐसा फोबिया है कि वो, मैंने जैसे बताया, शिवरिंग चालू हो जाएगी, स्वेटिंग चालू हो जाएगी, मे बी उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाए, है ना। कुछ हाई लेवल का, इतने हाई लेवल का भी हो जाता है कि सोसाइटी में वो निकलते हैं तो उनको कुछ भी चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं। देन अगेन कॉमन टाइप्स आर फियर ऑफ स्टेज फ्राइट, फियर पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ यूजिंग पब्लिक रेस्टरूम। ये भी होता है। देखो, स्टेज फ्राइट तो हमको पता है, ये बहुत लोगों को होता है कि जिनको स्टेज पे चढ़ने से ही, स्टेज के नाम से ही डर लगता है कि नहीं, स्टेज पे हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जाते ही, स्टेज पे चढ़ते ही वो कॉन्शियस हो जाते हैं ना कि बोलना पड़ेगा एंड वो सब। तो वो स्टेज का फियर है जो उन्होंने ग्रेजुअली डेवलप किया है खुद में। फिर फियर पब्लिक स्पीकिंग, ज़रूरी नहीं है स्टेज पे, कहीं पे भी उनको पब्लिक में, सोसाइटी में, सोशल फिनोमेना में उनको बोलने के लिए कह दिया जाएगा तो वो नहीं बोल पाएंगे। फिर अच्छा, ये भी है, ये नई चीज़ है कि फियर ऑफ यूजिंग पब्लिक रेस्टरूम। आपको पता है पब्लिक में जो भी वॉशरूम्स हैं, सपोज मॉल्स में हैं जो वॉशरूम है, वो वहाँ पे पर्सन्स होते हैं जो फोबिक होते हैं, वो यूज़ करने से डरते हैं। रीज़न इज़ कि उनको कुछ भी लग सकता है कि वहाँ पे सपोज़ बॉम्ब होगा, वहाँ पे कोई हमें देख लेगा, या इस तरह से कुछ भी उनका फियर हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन टाइप्स हैं जो कि इसमें आते हैं, किस में आते हैं, हमारे सोशल फोबिया में, या सोशल सिचुएशंस के हैं, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आते हैं, ठीक है। स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग एंड यूजिंग पब्लिक रेस्टरूम। चलिए नेक्स्ट इज सोशल फोबिया इज़, अगर सोशल फोबिया की बात की है वापस, सोशल फोबिया इज़ ऑफ्टन अ प्रीकर्सर टू एगोराफोबिया विच कैन बी सीन एज अ वर्सनिंग ऑफ द सोशल फोबिया। अगेन जो हमने कहा, फोबिक डिसऑर्डर्स में 3 टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, बट सोशल फोबिया जो है प्रीकर्सर है किसका, एगोराफोबिया का। एगोराफोबिया जो है उसकी जो हम बोलते हैं ना कि जो फियर किसी के अंदर अगर डेवलप हो रहा है तो उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होगी, सोशल फोबिया होगा। देन उसका स्टेज जब बढ़ता जाता है ना कि सपोज फर्स्ट स्टेज क्या होगा, सपोज स्टार्टिंग का 1 to 3 मंथ्स जो है वो सोशल फोबिया है, सपोज 1 to 3 मंथ्स उसका सोशल फोबिया है, एंड देन वो डेवलप होता है ग्रेजुअली, और जब वो एक एक्सट्रीम लेवल पे और ज़्यादा ये फोबिया जब बढ़ता जाता है, जब इस तरह की जो बोलते हैं ना इस इरेशनल फियर्स जो हैं बढ़ते जाते हैं, या इस तरह की एक्टिविटीज़ पर्सन खुद करने लगता है कि जैसे हमें शो करता है ना कि वो जो है उसको फोबिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो स्टेज जो होता है वो 6 मंथ्स का, या जो भी स्टेज होता है, जो इतना टाइम से हम उस फियर को उसको हम साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं और उसको दबा रहे हैं या वॉट एवर ओके चला रहे हैं, तो वो होती है एगोराफोबिया। तो इसका जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सोशल फोबिया से, एंड इट गोज़ टू एगोराफोबिया विच कैन बी सीज एज ए वर्सनिंग। हमने बोला बहुत वर्सनिंग, बहुत ख़राब स्टेज हो जाती है एगोराफोबिया, ठीक है। एगोराफोबिया स्प्रेड्स द फोबिया टू मैनी मोर सिचुएशंस ऑफ्टन विद पैनिक अटैक्स।
अब एगोराफोबिया जब इस लेवल तक हो जाएगा, भाई 6 महीने से आपको कंटिन्यूसली किसी चीज़ का फोबिया हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि 6 महीने आपने वो इस तरह के इमोशंस के साथ गुजारे हैं। तो उस तरह के जो इमोशंस होते हैं वो आपके माइंड पे, आपकी माइंड पे, आपके सोल पे और आपके खुद की फिजिकल बिहेवियर्स पैटर्न्स पे किस तरह का इफेक्ट डालते होंगे। ठीक है, अगर 6 महीने से एक ही चीज़ चल रही है तो ये एक बहुत ख़राब तरीके से स्प्रेड हो जाता है हमारे अंदर, है ना, वो फोबिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। और उसके साथ में पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं कि सडनली कहीं पे आप हो और आप वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते हो, लाइक कभी कभी मीन्स ये इतना 6 महीने में ये इतना डेवलप हो जाता है कि ये सब चीज़ें अब कॉन्शियसली भी नहीं होती, अब ये चीज़ें अनकॉन्शियसली भी होने लगती हैं कि अनकॉन्शियसली आपको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। आप सोचने लग जाओगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, क्या हो रहा है मुझे, क्या हो रहा है, मीन्स ये सब अनकॉन्शियसली। क्यों? क्योंकि हमने वो 6 महीने से, उस पर्सन ने वो 6 महीने से उस चीज़ को डेवलप किया है। ठीक है, अच्छा गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। हाँ जी, ओके कंटिन्यू। तो पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं। पैनिक अटैक्स वही है कि पर्सन जो है उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे हो क्या रहा है, वो इस तरह के अटैक्स आने लगते हैं। ठीक है, पैनिक अटैक बता दिया है, नीचे समझा दिया है थोड़ा सा क्या होता है। पैनिक अटैक हाउएवर कम्स अपॉन एन इंडिविजुअल अनप्रोवोक्ड। अच्छा, अभी जो अब तक जो हमें पर्सन को जो हो रहा था 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ तक, वो कॉन्शियसली होता था कि कुछ देख लिया ऐसा और डर गए, तो कॉन्शियस हुए आप वहाँ पे, है ना, आपको पता पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। बट जो पैनिक अटैक आने लगते हैं ना, जो मैंने कहा कि अगोराफोबिया के टाइम पे जो पैनिक अटैक्स आते हैं, तो वो क्या होता है, वो अनप्रोवोक्ड है। मीन्स आपने ऐसा कुछ सिचुएशन देखा भी नहीं, आपने वो कोई चीज़ देखी भी नहीं जिससे आपको डर लगता है, ऐसा कुछ देखा भी नहीं आपने, तो भी आप सडनली बैठे बैठे ही आपको बस पैनिक अटैक आ रहे हैं बिना कोई रीज़न के, है ना। तो वो आपको समझ भी नहीं आता कि क्यों हो रहा है, बट ठीक है, वो जो बॉडी है, माइंड है, उसने ऑटोमेटिकली वो चीज़ डेवलप कर दी है आपके अंदर, है ना। So, individual unprovoked. People who suffer from panic attacks may start avoiding activities or places where they have had panic attacks. अब ये न्यू चीज़, इसमें न्यू फियर और ऐड, जब एक फियर हो गया था, आपका फोबिया हो गया था, उसमें दूसरा फोबिया और ऐड हो जाता है कि जहाँ पे लास्ट टाइम आपको पर्सन को पैनिक अटैक आया था, वो इस जगह पे वो पर्सन जो है जाना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करेगा? सीधी सी बात है, नहीं करेगा। क्यों करेगा? अगर वहाँ पर ऑलरेडी उसको ये आ चुका है, एक अटैक आ चुका है, तो वहाँ पे वो जाना क्यों पसंद करेगा, है ना। उससे मतलब वो डर लगने लगता है अंदर से कि अब मैं उस सिचुएशन में जाऊँगा तो अगेन मुझे वो पैनिक अटैक आ सकता है। क्लियर? चलिए, थर्ड है, सॉरी सेकंड है। फर्स्ट हमने सोशल फोबिया ही देखा है, ये पूरा सोशल फोबिया ही है, ये पूरा सोशल फोबिया है। ओके, पैनिक अटैक्स इसमें समझाए हैं अगोराफोबिया के स्टेज पे जो आते हैं। अभी हमारा है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया इज़ इरेशनल फियर ऑफ एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। इसे स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं कि ये कुछ भी ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को लेकर ही इसमें हमें फोबिया होगा, फियर होगा, डर लगेगा। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं एंड प्लेस भी हो सकते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि हमें ऑल टाइम जो है पर्सन डरता रहेगा, लेकिन अगर वो कुछ चीज़ है, ऑब्जेक्ट है या प्लेस है, उसको देख लिया तो वो पर्सन डरता रहेगा। सम टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक फोबिया दे रखे हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया। व्हाट इज़ क्लॉस्ट्रोफोबिया? फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल प्लेसेस। ठीक है, छोटी छोटी जगह पे जाने में जिसको ना डर लगता है। छोटी जगह कोई भी हो सकती है ना। सपोज़ आप हमारे जिनके घर छोटे हों या बाथरूम्स छोटे होते हैं, तो वो छोटी छोटी जगह पे जाने में डर लगता है लोगों को। दैट इज़ क्लॉस्ट्रोफोबिया। सेकेंड इज़ एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। हाइट पे जो जिनको डर लगता है जाने में, दैट इज़ एक्रोफोबिया। ट्राइपेनोफोबिया। ट्राइपेनोफोबिया, फियर ऑफ इंजेक्शंस। ठीक है, इसमें तो समझाने जैसा कुछ है नहीं, बस याद रखने की चीज़ें हैं ये। जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, हमने सुना है ये तो बहुत रेगुलर लाइफ में भी, इसको बोलते हैं हम ट्राइपेनोफोबिया। हेमेटोफोबिया, जिनको ब्लड से डर लगता है, बोलते हैं ना ब्लड मैं देख ही नहीं सकता, रेड कलर ब्लड मैं देख ही नहीं सकता, हेमेटोफोबिया। एंड एब्लूटोफोबिया, फियर ऑफ वॉशिंग एंड बाथिंग। अच्छा, ऐसे भी होते हैं जिनको नहाने का पानी से टच करने का भी डर होता है, तो वॉशिंग बाथिंग ये सब का भी उनको डर लगता है, पानी को टच करने का डर लगता है। दैट इज़ एब्लूटोफोबिया। ठीक है, तो इन्हें स्पेसिफिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्पेसिफिक उस चीज़ से या उस जगह से उन लोगों को
डर लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एगोराफोबिया। अगेन एगोराफोबिया को थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। ग्रीक वर्ड मीन्स फियर ऑफ मार्केट प्लेस। एगोराफोबिया, एगोरा का मीनिंग पहले समझ लेना तो ये पूरा ही याद रह जाएगा। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड है ये एंड इट मीन्स फियर ऑफ मार्केट प्लेस। एगोराफोबिया का मीनिंग है मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस का जो फियर है वो मीन्स मार्केट में जाने में, मार्केट मतलब क्या हुआ, पब्लिक प्लेस है ना, वहाँ पे जाने में डर लगता है। इट इज़ अ फियर ऑफ बीइंग अलोन इन अ पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस में आप अकेले नहीं जा सकते, फ्रॉम वेयर एस्केप इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। क्योंकि वहाँ जाके आपको डर ये लगता है कि हम वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। निकल क्यों ना पाएंगे, कुछ भी रीज़न से हम वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये एक फियर है, अंदर ही बैठा हुआ है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि निकल नहीं सकते मार्केट प्लेस से, बट उन्हें अंदर में ये डर बैठ जाता है कि हम जो है वहाँ पे अकेले नहीं जाएंगे क्योंकि हम वहाँ से अकेले निकल नहीं पाएंगे। ईच टाइप ऑफ फोबिया कैन वेरी इन सेवेरिटी फ्रॉम माइल्ड टू अ सीवियर डेबिलिएटिंग डिसऑर्डर। हर तरह का जो फोबिया है इट कैन वेरी इन सेवेरिटी, माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। एगोराफोबिया में अगेन अलग अलग टाइप के जो फोबियाज़ हैं इनमें सब में अलग अलग लेवल है, सीवियरिटी भी हो सकती है एंड माइल्ड भी हो सकता है। इट इज़ बीइंग इन अ आउटर वर्ल्ड, सो पर्सन विद एगोराफोबिया कैन नॉट अवॉइड देयर फोबियाज। इट इज़ बीइंग इन अ आउटर वर्ल्ड। अभी देखो ये फोबिया जो है बाहर निकलने का ही फोबिया है, आउटर वर्ल्ड। सो पर्सन विद एगोराफोबिया कैन नॉट अवॉइड, उनके फोबिया को अवॉइड कर ही नहीं सकते क्योंकि वो मार्केट में जाने की ही बात हो रही है। मार्केट में या सोसाइटी में, सोशल लाइफ में बाहर कहीं निकलेंगे, घर से तो निकलेंगे ना कहीं तो जाएंगे, घर में तो रह नहीं सकते हमेशा। तो इस जो एगोराफोबिया है इसको कभी अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको निकलना ही पड़ेगा। सो वो जो है जाएंगे तो वो किसी के साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। तो वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अकेले कहीं भी निकलना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा पैनिक डिसऑर्डर। व्हाट इज़ पैनिक डिसऑर्डर? पैनिक डिसऑर्डर भी समझ लेते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, अभी हमने देखा एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर में हमने देखा फोबिक डिसऑर्डर्स। ये सेकंड है पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें कि फोबिक डिसऑर्डर में हमने 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए। एक था सोशल फोबिया, अनदर स्पेसिफिक फोबिया एंड देन एगोराफोबिया, राइट। अभी थर्ड है हमारा पैनिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर इज एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरिंग सडन ऑनसेट ऑफ पैनिक। ये हमने पहले अगोराफोबिया में भी बात की। अगोराफोबिया जो है वो एक हाई लेवल का वो हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है ऑफ दैट फोबिक डिसऑर्डर, है ना। तो उसमें पैनिक अटैक्स साथ में आते हैं, बट ये पैनिक अटैक्स क्या है वो यहाँ पे और समझेंगे। वो एक टाइप का पैनिक डिसऑर्डर ये है कि सडनली आपको होने लगता है एंड रिकरिंग मतलब बार बार वो आपको अटैक आएंगे, है ना। अच्छा, अभी नॉट नेसेसरीली कि अगोराफोबिया के साथ में नेसेसरीली अगोराफोबिया के साथ में रीअकरिंग नहीं होगा कि बार बार नहीं आएंगे, आ गया ओके कभी भी आ सकता है लेकिन बार बार आए ज़रूरी नहीं। बट जब इसका ऑनसेट जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है, बार बार रिपीट होने लगते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स में हम उनको काउंट करने लगते हैं क्योंकि बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, है ना। पैनिक अटैक्स आर सडन पीरियड्स ऑफ इंटेंस फियर्स दैट may include palpitations, sweating, shaking, shortness of breath, numbness or a feeling that something terrible is going to happen. अभी देखो पहले मैंने बोला ये चीज़ जब होएगी तो ये अनकॉन्शियसली होने लग जाती है। अनकॉन्शियसली भी आपको पैनिक अटैक, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पर्सन को कि मुझे हो क्या रहा है, कि क्या हुआ सडनली, क्यों ऐसे मैं ऐसा हो रहा हूँ, क्यों स्वेटिंग हो रही है, क्यों शेकिंग हो रही है, क्यों ब्रीदिंग में तकलीफ हो रही है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटेंस लेवल का फियर है और ये इस तरह से डेवलप हो जाता है विद टाइम कि आपका अनकॉन्शियसली चीज़ें होने लग जाती हैं। फिर आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि वो किस चीज़ का इंटेंस फियर है, राइट। तो इसमें क्या क्या होता है, दैट में इंक्लूड पैल्पिटेशन। सबको पता है पैल्पिटेशन, आपकी जो धक धक जो हमारी हार्ट बीट है वो बहुत ज़ोर से हमें सुनाई देने लग जाती है, हमारे कानों में डिग 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 हमारी हार्ट बीट बजती है, पैल्पिटेशन। स्वेटिंग, पसीना हो जाते हैं आप पूरे। शेकिंग, आप शिवरिंग चालू हो जाएगा, बॉडी हिलना चालू हो जाएगी। ब्रीदिंग में तकलीफ हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नमनेस, हमारे जैसे हमारे हाथ पैर हमें फील होते हैं कि नम हो गए बिल्कुल, है ना। एंड और अ फीलिंग दैट समथिंग टेरिबल इज़,
अब ये इतना सब कुछ हो जाएगा तो हमें क्या फील होगा कि जैसे भाई मुझे तो हार्ट अटैक ही आ गया है ना। तो फिर वो पर्सन को रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ कुछ टेरिबल, कुछ ख़राब बहुत होने वाला है, इज़ गोइंग टू हैपन। बट होता कुछ नहीं है, इट जस्ट पैनिक अटैक एंड ठीक है, थोड़ी देर में वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। द मैक्सिमम डिग्री ऑफ सिम्टम्स अकर्स विद इन मिनट्स। ये जो सिम्टम्स अब दिखते हैं ना, ये विद इन मिनट्स दिखते हैं, विद इन मिनट्स। देयर मे बी ऑन गोइंग वरीज अबाउट हैविंग फर्दर अटैक्स। अच्छा, ये विद इन मिनट्स होंगे, से 5, 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट, 1 घंटे में ये चीज़ें डेवलप होंगी और सडनली बहुत एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगा कि वो पूरी ये सारी चीज़ें एक साथ होने लग जाएगी। नमनेस है, स्वेटिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ होने लग जाएंगी। ठीक है, तो अब ये जो हुआ है इसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं। अब ये पैनिक अटैक जो है वो पर्सन के अंदर और डर डाल देगा और वरीज, चिंताएं ज़्यादा हो जाएगी, टेंशन ज़्यादा हो जाएगा कि भाई मैं ऐसे कहीं भी सिचुएशन में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ और क्या पता मुझे वहाँ पे वापस अटैक आ जाए। तो वो क्या करेगा, वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा सिचुएशन को, ऐसी प्लेसेस को, है ना। तो फिर वहाँ पे वो जाना बंद कर देंगे। और मोस्टली ऐसी जगह पे वैसे तो पर्सन्स निकलना ही बंद कर देते हैं अपने घर से, क्योंकि उनको डर लगता है कि उन्हें कभी भी कहीं भी अटैक आ सकता है। ठीक है, लेकिन स्पेशली वो ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करते हैं जहाँ पे उनको पहले पैनिक अटैक आ चुका है। देयर मे बी ऑनगोइंग वरीज अबाउट हैविंग फर्दर अटैक्स। वरीज चलती रहेंगी एंड अवॉइडेंस ऑफ प्लेसेस वेयर अटैक्स हैव अकर्ड इन द पास्ट। द कॉज ऑफ पैनिक डिसऑर्डर इज़ अननोन। इसका जो कॉज है, रियल जो इसके पीछे का कारण है, वो अभी तक भी अननोन है। ठीक है, हम अंदाज़े लगा सकते हैं, है ना, बट पर्सन टू पर्सन ये जो है सबके अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। प्लस पैनिक डिसऑर्डर तो जैसे कि मैंने कहा एक लॉन्ग टाइम पर डेवलप होने वाली चीज़ है। ये एक दिन में होने वाला चीज़ नहीं है कि सडनली आपको पैनिक अटैक हो गया। आप किसी चीज़ की टेंशन्स लेते हैं और किसी चीज़ का डर है या बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लाइफ से हैं और वो धीरे धीरे हमें कहीं ना कहीं डर में डालती हैं, फ्रस्ट्रेशन में डालती हैं। तो फिर धीरे धीरे वो अटैक, है ना, एक लॉन्ग टाइम में डेवलप होता है। चलिए इतना क्लियर पैनिक अटैक तक। पैनिक डिसऑर्डर्स नेक्स्ट हैं, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है नेक्स्ट है, दैट इज़ गैड और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ओके, पीपल हु हैव जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर और गैड वरी अनकंट्रोलेबली अबाउट कॉमन occurrences and situations. It's also sometimes known as chronic anxiety neurosis. अच्छा, ये chronic है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, गैड जो है chronic है। अब ये इस तरह की एंग्जाइटी है, इसे जनरलाइज्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ऐसी इस तरह की वरी, इस तरह की टेंशन, चिंता है जो कि हम रेगुलर लाइफ में हमको होती ही है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह के डर होते हैं जो हमें रेगुलर लाइफ में होते ही हैं। तो इसीलिए इसको जनरलाइज्ड कहा गया है, जो जनरल सिचुएशंस में भी हमको होती ही हैं, है ना। तो अच्छा, वरी अनकंट्रोलेबली अबाउट कॉमन अकरेंस एंड सिचुएशंस, इट्स ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड। ठीक है, क्लियर है कि ये जनरल एंग्जाइटी है, मीन्स कभी भी कहीं भी हो सकती है, बट इसका जो है जब लेवल जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है ना, कंट्रोल से बाहर हो जाती है हमारे, तो उसको हम गैड कहेंगे। गैड इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फीलिंग ऑफ एंक्शियसनेस। अभी एंक्शियस, ठीक है, घर पे भी हो सकते हैं, बाहर सोशल सिचुएशंस में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी एंक्शियस हो सकते हैं। बट यहाँ पे आप जो है एंक्शियस हो रहे हैं, एक अनकंट्रोलेबल लेवल पे आप एंक्शियस हो रहे हैं, जैसे कि आपका खुद का भी कंट्रोल छूट जाता है। समटाइम्स पीपल विद दिस कंडीशन जस्ट वरी बट दे आर अनेबल टू से what they are worried about. They report feelings that something bad may happen or may report that they just can't calm themselves. इतना फियर, जो उनका फियर या एंग्जाइटी उनको हो जाती है, तो वो एंग्जाइटी का कभी कभी उनको भी रीज़न पता नहीं होता। एंड समटाइम्स होता है कि ठीक है, उनको उनकी वरी जो चिंता है उसका उनको रीज़न पता होता है, समटाइम्स नहीं पता होता है, ठीक है, बट वो एक्चुअली वो चीज़ डेवलप हो रही है टाइम के साथ में, इसलिए वो खुद नहीं बता सकते कि ये किस चीज़ से, किस रीज़न से मुझे ये डेवलप हो रही है ना। ठीक है, तो अच्छा, ये रिपोर्ट क्या करते हैं, दे रिपोर्ट फीलिंग्स। कैसी फीलिंग्स? दैट समथिंग बैड मे हैपन और मे रिपोर्ट दैट दे कांट
दे कांट काम देमसेल्व्स। मैं वो पर्सन अपने आप को खुद कंट्रोल नहीं है तो शांत कहाँ से करेगा खुद को, है ना। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है एंड उन्हें बस फील होता रहता है कि कुछ मेरे साथ ख़राब होने वाला है। दिस एक्सेसिव अनरियलिस्टिक वरी कैन बी फ्राइटनिंग एंड कैन इंटरफियर विद रिलेशनशिप्स एंड डेली एक्टिविटीज़। अच्छा, अभी एक्सेसिव अनरियलिस्टिक वरी, ये 2-3 वर्ड्स जो है हमेशा इन एंग्जाइटी के साथ में जुड़े ही रहेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है। एक्सेसिव अनरियलिस्टिक वरी, इरेशनल फियर, इरेशनल वरी, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ये इतनी फ्राइटनिंग हो सकती हैं कि इतना उन लोगों को डरा देने वाली होती है कि व्हाट हैपन टू मी एट दैट टाइम। वो खुद सोचेंगे कि या बाद में सोचेंगे यार मुझे हो क्या गया था उस टाइम पे, इतनी मुझे इतना एंग्शियस मैं कैसे हो गया, या इतना फियर मेरे अंदर से कहाँ से आ गया, इतना क्या हुआ। तो ये जो है बाद में जब ये चीज़ को समझते हैं तो ये वो इन चीज़ों से इतना डर जाते हैं। और ये चीज़ जब इनके अंदर ज़्यादा कॉन्शियस होंगे तो ज़्यादा डेवलप होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ज़्यादा डेवलप हो रही है तो इनकी ये डेली लाइफ में भी, डेली एक्टिविटीज़ में भी या रिलेशनशिप में भी, जैसे एक ही आप घर पे हो, अपने फैमिली मेम्बर्स पे आप ज़्यादा ही बार बार जो है गुस्से हो रहे हो, तो वो आपके लाइफ में आपको क्या करेगी, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब करने का काम करेगी, राइट। तो ये है गैड, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जनरल सिचुएशंस में कहीं पे भी आपको हो सकती हैं, बट नॉर्मल एंग्जाइटी अलग चीज़ है। और ये डिसऑर्डर कब है, ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपका एंग्शियस होना है, जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही लगता है कि हम बोलते हैं ना ओवर हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा एंग्शियस हो रहा है, तो वो एक है, ठीक है। इसे हम क्रोनिक एंग्जाइटी न्यूरोसिस भी कहते हैं। इट्स क्रोनिक एंग्जाइटी न्यूरोसिस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद। अच्छा, गैड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे दूसरे मेंटल इश्यूज से, क्योंकि देखिए जब डिप्रेशन होता है तो उस टाइम भी पर्सन जो है उससे एग्रेशन होता ही है, उसमें एंग्शियसनेस होती ही है, ठीक है, गुस्सा होता ही है। किसमें, डिप्रेशन में भी पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। बट इसे हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे अलग से पहचानेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे। एंग्जाइटी इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ मैनी मेंटल हेल्थ कंडीशंस लाइक डिप्रेशन एंड वेरियस फोबियाज। मैंने कहा फोबिया में भी एग्रेशन भी होता है, फोबिया में डर, फियर भी होता है, ओके। गैड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज कंडीशंस इन सेवरल वेज। अब ये बता रहा है कि किस तरह से ये गैड जो है इन दोनों से डिफरेंट है। पीपल विद डिप्रेशन में occasionally feel anxious, and people who have a phobia worry about one particular thing, but people with GAD worry about a number of different topics over a long period of time दे रखा है, देखिए यहाँ पे 6 months और more, ठीक है। और दे मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ देयर वरी, ठीक है। अच्छा, अभी आपको किसी एक चीज़ से डर लगता है तो आपका रीज़न आप शायद हाँ आप ढूंढ सकते हो। जैसे हमने पहले कहा था कि वो स्नेक वाला जो एग्जांपल था वही ले लो, कि स्नेक से अगर डर है तो वो एक चीज़ से ही, वन ऑब्जेक्ट से डर है हमें, है ना, दैट इज़ द फियर ऑफ वन ऑब्जेक्ट। तो उसे हम कहेंगे कि वो फोबिया में आ गया, एक चीज़ से डर है। बट यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है। और अच्छा, अब ये जो है एंग्जाइटी कब आती है, जब हम किसी चीज़ से डर रहे हैं और हम उस डर को या तो छुपाना चाह रहे हैं या हम उस डर से दूर भाग रहे हैं, तो हमें एंग्जाइटी होगी। क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो आप इसको कि आपको डर लग रहा है और आप छुपाना चाह रहे हो लोगों से कि नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, तो आपको लोग आपको और बोलने लगते हैं, है ना, कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो आप और ज़्यादा एंग्शियस होने लग जाते हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, राइट। तो इस तरह से जब आप एंग्शियस होने लग जाते हो, और ये एंग्शियसनेस जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है, क्योंकि आप एनी हाउ उस सिचुएशन से या तो भागना चाहते हो या लोगों से छुपाना चाहते हो, तो वो क्या होगी, वो होगी एक गैड वाली सिचुएशन, ठीक है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ओके। बट अच्छा ठीक है, अभी ये पॉइंट ध्यान रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने एगोराफोबिया में कहा था कि फोबिया जो था बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए मीन्स सपोज 6 months के लिए है, दैट इज़ अ लॉन्ग पीरियड, टाइम नहीं पीरियड, है ना। तो यहाँ पे भी पीरियड की ही बात है कि गैड जो है वो डिप्रेशन से और उससे किस तरह से अलग है फोबिया से, कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको रहेगा, पर्सन को रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट से डर नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ें, न्यूमरस थिंग्स होंगी जिनसे वो अफ्रेड होगा, उसको फियर होगा, क्लियर।
और उनको उसका जो है सोर्स भी वो बता नहीं सकते कि कहाँ से आ रहा है। कैसे बता पाएंगे? सीधी सी बात है, आप जब बहुत सारी चीज़ों से अगर डरते हो तो आप कैसे बता पाओगे कि आपको ये इतना सारा डर या इतनी सारी चीज़ों से डर कहाँ से आ रहा है, राइट। नेक्स्ट इज़ OCD, वेरी इंपॉर्टेंट OCD, और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का भी है ये डिसऑर्डर। इंटरेस्टिंग हमारे लिए समझने के लिए, आई मीन ओके। तो OCD क्या होता है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज़ देखिए कि आप जैसे इसके एग्जांपल्स हैं कि आप जैसे घर से निकलते हैं, ठीक है, घर से बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डोर लॉक करते हैं। हम लॉक करते हैं जब, तो हम बाहर निकल गए, थोड़ी दूर चले गए, तब हमको सडनली ध्यान आता है कि क्या मैंने डोर सही से बंद किया था। हम खुद से पूछते हैं, देन यस और नो सोचते रहते हैं, है ना। तो अगर हमें याद आ जाता है ओके हाँ मैंने किया था, आप सेल्फ अश्योरिटी आ जाती है आपको कि हाँ मैंने अच्छे से किया था, तो वो ठीक है कि हो गया, ख़त्म बात, है ना। बट जिन पर्सन को ये डिसऑर्डर हो जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव, तो उनको इस तरह के ऑब्सेशंस होने लगते हैं, ठीक है। ऑब्सेशंस क्या होने लगते हैं, उनको एक डिस्ट्रेस फील होने लगता है। डिस्ट्रेस जैसे मैंने कहा कि मैं घर से बाहर गई, मैंने लॉक किया और मैं नीचे जाती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, एंड थोड़ी देर में मुझे फील होता है कि यार मैंने सही से बंद नहीं किया। व्हाट आई विल डू, आई विल कम अगेन एंड चेक माई डोर कि यार मैंने बंद किया था सही से। अगेन मैं चेक करूँगी, फिर मैं वापस गई, वापस मुझे लगेगा नहीं यार मैंने सही से बंद नहीं किया है। तो इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। कोई भी आप एक काम कर रहे हैं, उसको आप जब बार बार करते हैं, है ना, आप उसको बार बार करते हैं, और ये जो आपके अंदर ये जो चीज़ है जो आपके अंदर एक एंग्जाइटी डेवलप करती है, एंग्जाइटी डेवलप होगी। कोई भी आप एक काम बार बार कर रहे हो, आप बार बार नीचे जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, वापस आ रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसको आपको आना पड़ेगा ना उसके लिए। सपोज़ अगर आप यहाँ से लॉक करके और गए और आप वापस नहीं आ पाते हो, किसी भी रीज़न से नहीं आ पाते हो, आपको अर्जेंटली कहीं जाना है या या आपको कोई मिल जाता है, कोई रोक लेता है, तो तो आप वो चेक नहीं कर पाओगे। क्या डोर आपने जो लॉक किया वो चेक नहीं कर पाओगे। तो जब आप डोर चेक नहीं कर पा रहे हो तो वो आएंगे आके क्या, कंपल्शंस। क्या कंपल्शंस क्या है, एक ऐसे पैटर्न है अनवांटेड थॉट्स का, ऐसे थॉट्स या फियर्स आपको आने लग जाते हैं, है ना, जो आपको जो है वो चीज़ बार बार आपके माइंड को डिस्टर्ब करने लग जाएगी, है ना। एक नॉर्मल लेवल पे आपने याद किया, ठीक है, नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, हाँ याद किया, शायद नहीं किया था सही से बंद, है ना। बट वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही आपको, उस पर्सन को बहुत ही डिस्टर्ब कर देगी, है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। Obsessive compulsive disorder is a mental illness. It's made up of two parts, obsessions and compulsions. People may experience obsessions, compulsions or both, and they cause a lot of distress. अब किसी को हो सकता है सिर्फ ऑब्सेशंस भी हों, किसी को कंपल्शंस भी हों, बट दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी अपने रेगुलर लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा, है ना, परेशानी लेके आते हैं। अच्छा, अब दिस OCD फीचर्स अ पैटर्न ऑफ अनवांटेड थॉट्स एंड फियर्स दैट लीड यू टू डू रिपीटेटिव बिहेवियर्स। अब ये अनवांटेड थॉट्स एंड फियर्स क्या हैं, हमारे ऑब्सेशंस हैं कि आप, फियर है आपको कि आपने गैस का नॉब सही से बंद किया या नहीं किया, ये फियर है आपका, है ना। तो वो ऑब्सेशन है, तो आप क्या करोगे, बार बार जाके आप उसको चेक कर रहे हो किया कि नहीं किया, ऑब्सेशन, इसको ऑब्सेशन बोलेंगे। अब वो रिपीटेटिव बिहेवियर जो आप जाके कर रहे हो, उसका मतलब ऑब्सेशन अब तक क्या था कि आपका वो मेंटली, आपका वो फेयर है, मेंटली है, बट जब उस पर आप अपना बिहेव करते हो, मीन्स आप जाके उसको एक्शंस में जब कर रहे हो कि आप उसको चेक कर रहे हो, जाके नॉब को बंद कर रहे हो, बार बार चेक कर रहे हो, तो वो रिपीटेटिव बिहेवियर हो गया, तो वो क्या हो गया, कंपल्शन हो गया। जो थॉट आया माइंड में, जो माइंड में थॉट आया, जो फियर आया, वो तो हमारा ऑब्सेशन था, और जब हमने उस एक्ट को किया, जाके एक्ट किया, एक्शन लिया, बिहेवियर जो हमारा हमने शो किया, वो हो गया कंपल्शन। These obsessions and compulsions interfere with daily activities and cause significant distress. तो ये जो लाते हैं, क्या लाते हैं, ऑब्सेशंस एंड हमारी डेली लाइफ में बिल्कुल ही सीधी सी बात है कि हमें हमारी लाइफ में डिस्ट्रेस लाने वाले हैं, और डेली एक्टिविटीज़ को हमारा बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं। आप सोचो,
आपको कहीं जाना है, आप बंद करके जा रहे हो डोर, आपको ऑब्सेशन होने लग जाता है, आपका माइंड चलने लगता है, आपको ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं कि नहीं हुआ, नहीं बंद किया है शायद सही से। तो ये ऑब्सेशन है जो आपके माइंड में चल रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया है ना कि आपको डर लगने लगता है उस चीज़ का कि मैंने किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, ये चिंता, ये फियर। देन फिर उसको मैंने जाके चेक किया, बार बार फिर मैं चेक कर रही हूँ। अच्छा, एक बार चेक नहीं कर रही हूँ, जिसे ओसीडी होगा वो रिपीटेटिवली उसे जाके चेक करेगा कि वो हुआ कि नहीं हुआ, किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, है ना। तो उसको हम बोलेंगे कंपल्शंस। इंडिविजुअल में ट्राई टू इग्नोर और स्टॉप देयर ऑब्सेशंस बट दैट ओनली इंक्रीजेज। अच्छा, अभी जो है पर्सन क्या करेगा, ऑब्सेशन है, मुझे वो थॉट आ रहे हैं इस तरह के कि यार नहीं शायद सही से बंद किया है डोर, तो उसका जो भी ऑब्सेशंस आ रही है, मुझे डर लग रहा है कि मैंने शायद नहीं बंद किया है सही से, तो मैं उसको स्टॉप करूँगी, अपने इस थॉट को क्या करूँगी, स्टॉप करूँगी। स्टॉप इट यार, आई नो मैंने बंद किया है, मैंने बंद किया है, मैंने बंद किया है। अच्छा, मैं एक नॉर्मल पर्सन, मैं अपने आप को समझा सकती हूँ, बट जब एक ओसीडी का पेशेंट होगा वो अपने आप को समझा नहीं पाएगा कि मैंने बंद किया है। तो वो चीज़ क्या होगी, बैक ऑफ द माइंड उसके कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस पर्सन के अंदर वो चीज़ चलती रहेगी, है ना, कि आई नो मैंने बंद नहीं किया था, आई नो मैंने चेक नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया। तो वो क्या कर रही है, वो कंपल्शंस जो हमने नहीं किए उसकी वजह से क्या हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। मतलब अब वो उसका जो माइंड बिहेवियर अब उसका मीन्स इस तरह का बन जाएगा कि उसको चेक करना ही पड़ेगा। अगर वो चेक नहीं करता है तो क्या आएगा, अगेन बेचैनी होगी उसको बहुत, और एंग्जाइटी आएगी, बहुत गुस्सा आता रहेगा, उसे समझ में नहीं आएगा, फिर गुस्सा। मीन्स ये सब चीज़ें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, है ना। तो एंग्जाइटी क्यों आ रही है यहाँ पे, ऑब्सेशन की वजह से एंग्जाइटी आ रही है। वो ऑब्सेशन जो आ चुका है उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में। अल्टीमेटली यू फील ड्राइवन टू परफॉर्म कंपल्सिव एक्ट्स। अब उसे वो मैंने कहा जैसे परफॉर्म करना ही पड़ेगा, उसे वो कंपल्सिव एक्ट जो है वो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, बेचैनी, डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी। अब वो क्यों करना पड़ रहा है उसको, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो काम करना पड़ रहा है ना, नहीं करेगा तो वापस स्ट्रेस आ ही जाएगा उसके ऊपर। तो डिस्पाइट एफर्ट्स टू इग्नोर और गेट रिड ऑफ bothersome thoughts or urges, they keep coming back। अब उसने कोशिशें कर ली, बहुत कोशिश कर ली कि यार मुझे जो है ये ऑब्सेशंस जो है इनसे दूर रहना है और भूल जाना है कि नहीं मैंने अपने आप को समझाते हैं कि नहीं मैंने ठीक से बंद किया है, ओके। बट वो इग्नोर करने के बाद में भी वो जो अर्ग्स हैं उनकी, वो जो उनके थॉट्स हैं वो वापस उनको आ ही जाते हैं। इसीलिए वो डिसऑर्डर है। अगर वो कंट्रोल होता सेल्फ के माइंड पे तो वो कोई डिसऑर्डर होता ही नहीं ना। दिस लीड्स टू मोर रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, द विशियस साइकिल ऑफ ओसीडी। इसे हम पूरा एक साइकिल कहेंगे ओसीडी का, विशियस साइकिल ऑफ ओसीडी। साइकिल क्यों है, क्योंकि पहले तो सबसे पहले ऑब्सेशन आ रहा है, ऑब्सेशन को करना ही पड़े तो कंपल्शन करना ही पड़े। अगर कंपल्सिव बिहेवियर हम नहीं शो करते हैं तो हमें अगेन हमारे को एंग्जाइटी, और तो इस तरह से वो पूरा घूमता ही रहेगा। अब ये एक बार नहीं होगा, ये बार बार होगा। अब वो जो कंपल्शन किया उसके बाद में भी उसको फिर से ऑब्सेशन आ ही सकता है, और ये एक रेगुलर लाइफ का उस पर्सन का रूटीन बन जाता है कि उसको बार बार हर सिचुएशन में ये चीज़। अच्छा, किसी को हाथ धोने का होता है कि जर्म्स से रिलेटेड होता है कि जर्म्स, मेरे हैंड में बहुत जर्म्स है, हैंड वॉश कर रहे हैं। अगेन आप ठीक है, आधे एक घंटे में कोई काम करने के बाद में आप हैंड वॉश करते हो, राइट। बट ओसीडी पर्सन को क्या होगा कि ओसीडी पर्सन गया, हैंड वॉश किए, देन अगेन ही इज सेटिंग एंड अगेन फील कि या नहीं ख़राब है, फिर से धोने। हर 2-2 मिनट में वो अपने हाथ धोएगा, हर 2-2 मिनट में, 1 मिनट में, 5 मिनट में, जितना भी वो पता नहीं, उन लोगों का सबका डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो बार बार जो है अपने हैंड वॉश कर रहे हैं। सो इट इज़ अ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। ये उनका एक रिचुअल बन जाता है, जैसे हमारा रिचुअल बन जाता है ना कि हमें सुबह को उठते ही भगवान को प्रेयर करना चाहिए। इस तरह से ये उनको बिहेवियर है, उनका रिचुअल, कि उनको बार बार ये करना ही है, ठीक है। नहीं करेंगे तो भी उनको एंग्जाइटी ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, एंड आई थिंक लास्ट है आज का हमारा, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे मैंने पहले भी थोड़ा सा बोला था आप लोगों को, PTSD क्या होता है, एक ट्रॉमा का सिचुएशन होता है, और ये थोड़ा सीरियस टाइप का होता है। सीरियस और भी हैं, बट ये अल्टीमेट सीरियस स्ट्रेस डिसऑर्डर है। स्ट्रेस डिसऑर्डर की कोई भी सिचुएशन आपके साथ ऐसी फेस आपने की है आपकी पास्ट में, जिसकी वजह से आप
उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हो। मीन्स इट्स नॉट लाइक फोबिया, इट्स कि उसकी वजह से आप बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि वो 2 मिनट का है, 2 मिनट का डर है, ये एक लॉन्ग टाइम मीन्स आपका जो रेगुलर एक्टिविटी रूटीन है वही डिस्टर्ब हो जाता है पर्सन का। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा का नहीं है, ये पूरा दिन ही सैडनेस जो है, सैडनेस ऑल टाइम सैडनेस, ट्रॉमा में है इसलिए सैडनेस रहेगा ही। ट्रॉमा मीन्स आपको जैसे बोलते हैं ना हम, सदमा लग गया है उसको, तो ये वो सदमे वाली सिचुएशन है। पोस्ट ट्रॉमा कोई भी सिचुएशंस पर्सन ने फेस की है। सपोज़ छोटे छोटे से एग्जांपल्स ले सकते हैं इसके, जैसे किसी ने कहीं पर एरोप्लेन में बैठा, एरोप्लेन का क्रैश होना वो देख लिया। कोई बस में बैठा, बस में इस तरह की सिचुएशन कुछ देख ली, फेस कर ली, या कहीं भी रेगुलर लाइफ में भी हमारे कहीं पर भी हमने ऐसा कुछ देख लिया, तो वो चीज़ जब हमारे माइंड पर इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है तो वो ट्रॉमा में चेंज होती है। और उसकी वजह से, ट्रॉमा की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है, वो स्ट्रेस क्यों डेवलप होगा? क्योंकि पर्सन ने इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन डेवलप कर लिया है उस ट्रॉमा के साथ, उस सिचुएशन के साथ जो उसने देखी थी, फेस की थी। तो उसकी वजह से जो ट्रॉमा है वो डेवलप हुआ, स्ट्रेस डेवलप हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। PTSD इज़ अ सीरियस मेंटल कंडीशन दैट सम पीपल डेवलप आफ्टर अ शॉकिंग, टेरिफाइंग और डेंजरस इवेंट। दीज इवेंट्स आर कॉल्ड ट्रॉमाज। ये सारे इवेंट को हम ट्रॉमा कहते हैं। कोई डेंजरस सिचुएशन हो गई, कोई शॉकिंग इवेंट हो गया, कुछ भी हो गया, टेरिफाइंग, डरा देने वाला, आप सबको पता है ये चीज़ है। तो इसकी वजह से जो डर बैठ गया पर्सन के अंदर, वो स्ट्रेस डेवलप करता है कि वो सिचुएशन, वो मेमोरीज़ को याद करते ही वो डर जाता है और डरता रहता है मीन्स। और उस डर की वजह से उसके अंदर हमेशा सैडनेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है, और यहाँ तक कि उनको इंसोम्निया भी हो जाता है, जो हमें पता है इंसोम्निया की स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाता है, लोग सो भी नहीं पाते हैं। आफ्टर ट्रॉमा इट्स कॉमन टू स्ट्रगल विथ फियर, एंग्जाइटी एंड सैडनेस। ये सब मैंने बोला होगा ही होगा। आपको बार बार अगर माइंड में वही चीज़ चल रही है तो आपकी लाइफ में सैडनेस तो आनी ही है। ठीक है ना। यू मे हैव अपसेटिंग मेमोरीज और फाइंड इट हार्ड टू स्लीप। पर्सनस की मैंने बताया मेमोरीज़ में वो सेट हो जाता है, चीज़ें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको अपसेट करती हैं, अपसेट करेंगी ना ऐसी मेमोरीज़ तो। ठीक है, और सोने में दिक्कत होने लगती है। मोस्ट पीपल गेट बेटर विद टाइम। कुछ लोग ओवरकम कर लेते हैं इस तरह के फियर्स को, इस तरह के स्ट्रेस को, बट कुछ नहीं कर पाते हैं। बट इफ़ यू हैव PTSD, दीज थाट्स एंड फीलिंग्स डोंट फेड अवे। इस तरह की फीलिंग्स जो हैं, थाट्स जो हैं, फेड कभी नहीं होते हैं, ख़त्म कभी नहीं होते, है ना। तो दे लास्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स एंड मे इवन गेट वर्स। अच्छा, अभी इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है ना। पर्सन कोई भी इमोशनली सिचुएशंस को कितना अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है, हैंडल कर सकता है, एंड सेल्फ को किस तरह से आप स्ट्रॉन्ग या वीक मानता है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो जो भी इस तरह की डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो उनके साथ में कितना टाइम रहने वाली हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो ओवरकम कर लेगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो बोलते हैं ना कि हम छोड़ देते हैं बिल्कुल, सब जो हो रहा है होने दो, तो वो वाली चीज़ अगर हो जाएगी ना, तो वो सिचुएशन जो है, जैसे ये PTSD है, ये वक्त के साथ में, टाइम के साथ में और ज़्यादा वर्सनिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, एंड हमें हमारे सिचुएशन को, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भी यहाँ तक कि ये बहुत ख़राब कर सकती है ऑटोमेटिकली। ऑब्वियस सी बात है कि आप समझो कि अगर जिसको PTSD है, उसे ट्रॉमा है, उसे एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा ऑल द टाइम, अगर वो सैड मूड में ही है तो लोग इससे मिलना पसंद नहीं करेंगे, वो एंटी सोशल पर्सन हो ही जाएगा, असोशल पर्सन हो जाएगा, एंड उसे जो है अकेला रहना ही पड़ेगा, एंड अकेले रहते रहते और सैडनेस उसमें आएगा, और मे यू नो हैव डिप्रेशन एज वेल। चीज़ें बढ़ती जाएंगी, मतलब और वर्स होती जाएंगी, अच्छी नहीं होंगी इसमें कुछ भी। ठीक है, तो ये था PTSD। ड्यूरिंग अ ट्रॉमा बॉडी रिस्पॉन्स टू अ थ्रेट। अब ये थोड़ा सा समझा रखा है कि किस तरह से PTSD काम करता है, किस तरह से हमारा बॉडी, फिजिकल बॉडी हमारा फंक्शन करता है PTSD के टाइम पे। जब हमें ट्रॉमा होता है पर्सन को, तो किस तरह से, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्यूरिंग अ ट्रॉमा बॉडी रिस्पॉन्स टू अ थ्रेट बाय गोइंग
इनटू फ्लाइट और फाइट मोड। जब भी आपको किसी पर्सन को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, सडनली देखना ट्रॉमा हुआ है उससे और वो सैड मूड में है या वॉटेवर, उसको जब वो चीज़ें जैसे याद आने लग गई हैं, वो मेमोरीज़ जो भी वो ट्रॉमा उसको हुआ था वो मेमोरीज़ उसके माइंड में आती हैं, तो उसका माइंड किस तरह से काम करेगा, या तो फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा, है ना। कि हम जो है इस तरह के सिचुएशन से दूर भागना चाहते हैं, ऐसी मेमोरीज से भी दूर भागना चाहते हैं, है ना। ऐसी मेमोरी की कुछ ख़राब हुआ, मैं उस चीज़ को कभी याद नहीं करना चाहती कि मेरे साथ ये हुआ, तो वो हुआ फ्लाइट करना, कि मैं उस सिचुएशन से दूर भाग रही हूँ। फाइट करना कि मैं वो मेमोरीज़ बार बार आई ही जा रही हैं और मैं उनसे फ़ाइट कर रही हूँ, बट वो मेरे से दूर होने का नाम नहीं ले रही है। तो इस तरह की सिचुएशंस जो हैं, इट रिलीजेस स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन एंड नॉरएपिनेफ्राइन टू गिव अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। अब देखो, ये फ्लाइट भी चल रहा है या फाइट भी चल रहा है, दोनों सिचुएशंस में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है, ये जो है हमारे हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होते हैं, एड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्राइन, तो ये हमें एनर्जी देते हैं खूब सारी। द हार्ट बीट्स फास्टर, हमारा हार्ट फास्ट बीट करेगा, एंड ब्रेन ऑल्सो पुट्स सम ऑफ इट्स नॉर्मल टास्क सच एज फाइलिंग शॉर्ट टर्म मेमोरीज ऑन अ पॉज। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन को भी हेल्प करनी है एंड हार्ट को भी हेल्प करनी है उस फाइट में। तो ब्रेन जब फाइट कर रहा है तो वो क्या करेगा, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होगी ना उनको पॉज लगा देगा, है ना। आपकी कुछ जो मेमोरी है, कुछ यादें हैं, उस पर पॉज लग जाएगा और आपका हार्ट जो है वो फास्ट बीट करेगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है हार्ट को, है ना। बहुत ज़्यादा काम करने, इसलिए बोलते हैं ना स्ट्रेस जो होता है वो सिचुएशन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा हार्ट जो है फास्ट बीट करता है और हार्ट पर बहुत लोड आता है, प्रेशर आता है, तो हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। PTSD causes your brain to get stuck in danger mode even after you are no longer in danger। एक सेकेंड, हाँ, okay, so PTSD causes your brain to get stuck in danger mode। हमारे ब्रेन को जो है ये स्टक होने में ये संभालता है, कंट्रोल करता है, पर PTSD जो है वो हमारे ब्रेन को स्टक कर सकता है। इवन आफ्टर यू आर नो लॉन्गर इन डेंजर इट स्टेज ऑन हाई अलर्ट। तो हमारा ब्रेन जो है अगर डेंजर में नहीं है सिचुएशन में, तो भी हमारा ब्रेन जो है हाई अलर्ट पे रहता है, राइट। योर बॉडी कंटिन्यूज टू सेंड आउट स्ट्रेस सिग्नल्स विच लीड्स टू PTSD सिम्टम्स। हमारी बॉडी जो है वो सिग्नल सेंड करती है, स्ट्रेस सिग्नल्स, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, स्ट्रेस सिग्नल्स में क्या होगा, हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं हमारे, एड्रेनलिन एंड नॉरएपिनेफ्राइन। तो उस टाइम पे ये स्ट्रेस सिग्नल्स जो है सेंड कर रही है, हमारा ब्रेन सेंड कर रहा है, तो विच लीड्स टू PTSD symptoms। Studies show that the part of your brain that handles fear and emotion is more active in people with PTSD। तो अभी तक की जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने क्या शो किया है कि पार्ट ऑफ ब्रेन जो है हमारा, वो हमारा फियर एंड इमोशन को जो हैंडल करता है। याद रखने वाली चीज़ है, हमारे फियर एंड हमारे इमोशंस को माइंड का कौन सा, ब्रेन का कौन सा पार्ट हैंडल करता है, दैट इज़ एमिगडाला, एंड दैट एमिगडाला इज़ मोर एक्टिव इन पीपल विथ PTSD। जो पर्सनस PTSD से उनको डिसऑर्डर है, उन लोगों का जो है एमिगडाला वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, ये स्टडीज़ शो करती है। ओवर टाइम PTSD चेंजेस योर ब्रेन, द एरिया दैट कंट्रोल्स योर मेमोरी हिप्पोकैम्पस बिकम्स स्मॉलर। अच्छा देखिए, अब जो है हम बोलते हैं कि ये डिसऑर्डर जो है ना कोई फिज़िकल डिसऑर्डर नहीं है, राइट, ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। पर ये मेंटल डिसऑर्डर्स किस तरह से हमारी फिज़िकल बॉडी पर, हमारे ब्रेन पर इफ़ेक्ट डालते हैं। ये हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं डालते, इसलिए ये दिखते नहीं हैं, बट ये हमारे ब्रेन पे किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं। तो जैसे स्टडीज़ ने बताया कि हमारा ब्रेन का जो पार्ट है एमिगडाला, उस पर ये इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगी, उसके जो भी न्यूरॉन्स हैं वो सब उसके जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो सब चेंज हो जाते हैं, राइट। और PTSD में एमिगडाला ज़्यादा होता ही है एक्टिव, एंड अगेन हिप्पोकैम्पस जो है उस पर भी इफ़ेक्ट होता है, उसका जो साइज़ है हिप्पोकैम्पस का वो स्मॉल हो जाता है, बीइंग द रीज़न PTSD। कि आप ही सोचिए, जैसे मैंने अभी तक डिस्कस किया है कि PTSD में क्या होगा
कि पर्सन का जो है उसे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसका हार्ट जो है फास्ट बीट करने लग जाएगा, एंड ब्रेन जो है उसको भी बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना। तो वो क्या करेगा, ब्रेन को जब ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो वो जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको स्टॉप करेगा, पॉज करेगा। अब ये सिचुएशन जब बार बार पर्सन की लाइफ में आती है कि उसे बार बार इस तरह के अटैक्स आ रहे हैं, इस तरह के ट्रॉमास फील हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसके ब्रेन को अगेन अगेन सेम काम करना पड़ेगा कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरीज को पॉज करना पड़ेगा। तो इससे जो मेमोरीज हैं पर्सन की वो वीक होती जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए जब उसकी मेमोरीज बार बार वीक होती जा रही हैं तो उस वजह से जो उसका हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट है, वो स्मॉल होता जाता है। ये स्टडीज़ में बताया गया है। दैट्स वन रीज़न एक्सपर्ट्स रिकमेंड दैट यू सीक ट्रीटमेंट अर्ली। इसीलिए कहा है कि ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी कराना चाहिए इन चीज़ों का। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें एक लॉन्ग रन पे हमारे हिप्पोकैम्पस, हमारे एमिगडाला पर इस तरह से अफेक्ट करती हैं कि इन चीज़ों के जो डिफरेंस है वो हमारे ब्रेन पे डिफरेंस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम फिज़िकली देख सकते हैं, ठीक है। अब तक तो क्या था कि ये चीज़ें सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर थे, बट अब ये हमारे फिज़िकल बॉडी पर अफेक्ट कर रही हैं। इन चीज़ों का फिज़िकल बॉडी पे अफेक्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है। मींस हमारे ये पूरी तरह से ब्रेन को डैमेज कर सकती है, हमारी मेमोरीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती हैं, हमारी जो भी मेमोरी से रिलेटेड सिस्टम्स हैं लाइक टेंशन है या हमारा परसेप्शन है वो भी चेंज कर सकती है ना। तो इसीलिए इनका जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी होना चाहिए। दैट्स इट, आज के लिए यहीं तक ख़त्म। ओके, ख़त्म करते हैं अभी इसको। OCD, PTSD एंड गैड, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, ये हैं। उसके अलावा फोबिक डिसऑर्डर्स हैं। फोबिक डिसऑर्डर में हमने 3 टाइप के डिसऑर्डर डिस्कस किए, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया एंड एगोराफोबिया, ठीक है। ठीक है गाइज, इतना यहीं कंप्लीट करते हैं इसको आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, टेक केयर देन, बाय बाय।